तो बेसिकली इंग्लिश में हम जो स्टार्ट कर चुके हैं वो टेंस स्टार्ट कर चुके हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 प्रकार के टेंस का यूज किया जाता है। ये जो तीनों प्रकार के टेंस का जो यूज किया जाता है, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जिसमें से अगर हम स्टार्टिंग देखें तो स्टार्टिंग में प्रेजेंट आपका जो टेंस होता है वो सबसे मेन टेंस होता है, क्योंकि सारी चीजें आपकी आती हैं वो वर्तमान में आके रुक जाती है। मतलब हम जो भी एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं वो वर्तमान के हिसाब से ही करते हैं, इसलिए प्रेजेंट टेंस की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस मतलब जस्ट लाइक वर्तमान में, इसमें भी 4 पोर्शंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये लास्ट क्लास में हम कर चुके थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा ऑलरेडी लास्ट क्लास में हो चुका था। ठीक है, ओके, नाउ हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया था। आप लोगों को इसके रूल सभी को पता होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट नॉर्मली 4 प्रकार के सेंटेंस जो हमारे यूज किए जाते हैं, अफर्मेटिव, साधारण वाक्य, सिंगल, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, इस प्रकार के वाक्यों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के जो वाक्यों का उपयोग किया जाता है नॉर्मली जो सेंटेंस होते हैं, तो बेसिकली हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का उपयोग नहीं होता। इसके अलावा बचे हुए 3 सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इन तीनों में आपका डू और डज का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? ये भी हम आई गेस पढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्लास में, और सबको ये पता है, ये बेसिक है। क्लियर है सबको? ठीक है, पर हमें जो क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, व्यापम के किसी भी लेवल के एग्जाम्स में, वो आप सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाओं के बेस पे नहीं आते। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें डू और डज के हिसाब से लगाना हो, इजारा लगाना हो, ऐसा कुछ नहीं आता। हमारे में आते हैं क्वेश्चंस जो सेंटेंस पूरा बना होता है, उस सेंटेंस को हमें पहचानना होता है कि वो सेंटेंस किस टेंस में आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से किस में आ सकता है। अगर हमें क्लियर हो गया है कि प्रेजेंट टेंस में आ सकता है, तो प्रेजेंट में से भी किस में आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं। क्लियर है? ओके, तो हम सबसे पहले जो पढ़ा था, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था। इसके हमने रूल्स वाइज किए थे। इनके रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के, ऐसी कंटिन्यूअस को पहचानने के, ऐसी परफेक्ट को पहचानने की, इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के। तो हमने जो पढ़ा था वो रूल्स पढ़ा था। ओके, रूल नंबर फर्स्ट हमने जो पढ़ा था, मैं एक बार क्विक रिवीजन कर रही हूँ। रूल नंबर फर्स्ट था वो ये था कि अगर रूल नंबर फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी सारी चीजें जो पूरी दुनिया में विद्यमान है, जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक सत्यता है, जिसे हमारे द्वारा या किसी साइंस के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिसे किसी के भी द्वारा उसे बदला नहीं जा सकता, वो हमारे किस में आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। सार्वभौमिक सत्यता, उसमें कुछ भी आ सकता है, सनसेट, सनराइज, अर्थ रिवॉल्व, इनके अलावा बहुत सारी चीजें जो आसपास हमारे यहाँ मौजूद है, हम उन्हें ध्यान नहीं दे पाते या पहचान नहीं पाते, वो भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ का हिस्सा है। जैसे कुत्ते का भौंकना, क्योंकि वो हमेशा भौंकेगा, कभी रंभाएगा नहीं। चिड़ियों का चहचहाना, हमेशा चहचहाएंगी, भौंकेंगी नहीं। सांप का रेंगना, रेंगेगा ही वो, पैरों पे चलेगा नहीं। ठीक है, हवा का बहना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था किसी भी जगह से किसी का उद्गम होना, हिमालय से गंगा नदी का, यमुना नदी का, नर्मदा से अमरकंटक नदी का उद्गम होना, कोई वहां से उसे चेंज नहीं कर सकता, ना साइंस ना कोई चीज। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था साइंटिफिक ट्रूथ, पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना,
वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है पानी, साइंटिफिक है। ऐसे जितने भी मेटल्स हैं, सोना चांदी वगैरह, उन सबका बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट। वो साइंस ने सिर्फ डिस्कवर किया है, उसे अपनी तरफ से खुद बनाया नहीं है कि साइंस का हम 75 डिग्री रख देते हैं थोड़ी जल्दी हो जाएगा, वो सोने का हम 75 डिग्री रख देते हैं थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चांदी ज्यादा है तो ऐसा करते हैं, उसे 15 दिन में ही उसे 15 डिग्री में ही उसे पिघला देते हैं। ऐसा नहीं है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, हमने उसे सिर्फ डिस्कवर किया है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है। ऐसे मैथमेटिकल प्रूफ, थ्योरम, मैथमेटिकल थ्योरम इज जस्ट लाइक 2 and 2 makes 4, 2 2 4 होते हैं, वो कभी 5 नहीं हो सकते, ना 6 हो सकते, ना 10 हो सकते, 2 2 मिलके 4 ही बनते हैं। कोई बदल सकता है इसे? नोबडी कैन चेंज। तो ये सारी चीजें जो आपकी आ जाती हैं वो किस में आ जाती है? यूनिवर्सल ट्रूथ के पोर्शन में आ जाती है। और ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को देख के पहचानना होता है वो सेंटेंस किसका है। ठीक है। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा जो प्रयोग किया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? ओके। नाउ रूल नंबर सेकंड जो हमने पढ़ा था, रूल नंबर सेकंड क्या था? मैथमेटिक्स तो यूनिवर्सल ट्रूथ का हिस्सा था। लाइव, ऐसी सारी की सारी एक्टिविटी, सारे के सारे प्रोग्राम जो लाइव होते हैं, लाइव यानी कि आंखों देखा हाल, यानी कि जिसका हम आमने सामने देख के ही मनोरंजन ले सकते हैं, एंटरटेनमेंट ले सकते हैं, ऐसी सारी की सारी लाइव थिंग्स हमेशा जो आती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कोई भी होने वाले कॉन्सर्ट जो बेसिकली होते हैं लाइव ही होते हैं, हम जब इंजॉय तभी कर पाते हैं जो हम उसके सामने बैठे हो। कोई भी गेम्स, आज मैच है भारत और ऑस्ट्रेलिया, तो कोई भी गेम्स का हमें पता है कि नेक्स्ट डे हमें समरी मिल जाएगी, फिर भी इंजॉय कब होता है? जो हम उसे टीवी पे देखते हैं लाइव। अब छक्का, अब चौका, अब आउट हुआ, 1 रन 2 रन, मतलब वो भले ही कैसा भी खेले पर हम उसे कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। तो वो जितने भी गेम्स होते हैं, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को टेनिस, टेबल टेनिस है, पर वो सारे के सारे लाइव में ही होते हैं। नाटक वगैरह, नाटक का भी जो मंचन किया जाता है वो लाइव ही होता है। फिल्म भी एक क्या होती है? नाटक होती है। अगर मैं बोलूं कि रणधीर कपूर ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया था पद्मावती में, अगर मैं उसी का एग्जांपल देती हूँ, रणधीर कपूर डज अ रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन पद्मावत मूवी, तो इस केस में किसका यूज किया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्लेस। रणधीर कपूर नहीं, सॉरी, रणधीर सिंह, रणधीर सिंह ने किया था ना, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह ने प्ले किया था। तो वो क्या है? नाटक मतलब फिल्म है, फिल्म को सबको स्टोरी पता है। अभी लास्ट जो मूवी आई है, जो भी आती है, लुका छिपी आती है या आज जो आ रही है, आपको नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आ जाता है, रिव्यू आ जाता है कि देखे या ना देखे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर कुछ मूवी ऐसा होती है कि जो माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा गेन करती है तो हमें लगता है नहीं देखनी चाहिए, जैसे उड़ी वगैरह जो आई थी, तो हमें फील हुआ कि नहीं, वंस वी शुड गो, हमें जाके एक बार देखना तो चाहिए क्या है। समरी सबको पता है, उड़ी में क्या हुआ सबको पता था, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, पर मजा कब आता है? वंस वी वॉच इट, जो हम उसे देखते हैं। क्लियर है? तो ऐसी सारी चीजें, फिल्म भी आपका क्या हो गया? नाटक ही हो गया। दे आर प्लेइंग दियर कैरेक्टर्स, असलियत तो नहीं है वो। तो ये सारी चीजें अगर फिल्म के बारे में बात की जा रही है, अगर नॉर्मल बात की जा रही है तो वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। नॉर्मली जस्ट लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, रोलो खिलजी इन, ये आपका है रोलो खिलजी इन पद्मावत मूवी। ठीक है। अभी इसी में ही अगर मैंने ऑप्शंस आपके दे दिए, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है लाइफ के साथ, मैं इसका भी रीजन आपको बता देती हूँ।
इसके पीछे की वजह है कि रणवीर की एक्टिंग स्किल्स है, वो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स है। जैसे मैंने अभी बोला था कुत्ता भौंकता है, कुत्ते की बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, उसे हम उससे जुदा नहीं कर सकते। ऐसी एक्टिंग उसका मेन वर्क है, जॉब है, और वो एक्टिंग का काम कर रहा है, उसी के बारे में बात की जा रही है। इसलिए हमने उसमें किसका यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जो इंडेफिनिट मैंने आपको बताया कि बेसिकली किसी की रेगुलरिटी को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेगुलरिटी यानी कि जो कल भी था, आज भी और कल भी होगा। अगर मेरे लिए यूज पढ़ाती हूँ तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को मेरी रेगुलरिटी को बताता है कि मैं इंग्लिश कल भी पढ़ाती थी, आज भी पढ़ा रही हूँ, इन फ्यूचर भी पढ़ाऊंगी। क्लियर हुआ? बेसिक है, ये मेरा प्रोफेशन है। क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे आप इंग्लिश का भी, अगर मैं नॉर्मली है कि अगर आप आज एब्सेंट होंगे, कल के दिन आएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या टॉपिक हुआ। जो आज एब्सेंट है कल के दिन पता ही चल जाएगा, पूछ लोगे एक दूसरे से। पर आपको रियल में समझ में कब आएगा पूछना, ठीक है, जब आप यहाँ एट टाइम प्रेजेंट हो। तो इससे ऑल्सो लाइव, ये भी तो लाइव है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। ऐसी सारी चीजें किसमें आएंगी हमेशा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें किसका रोल प्ले, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन, विलेज। क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, अगर मैंने इसमें यूज किया होता इन लास्ट मंथ, हाँ लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट मूवी। तो अब यहाँ पर किसके बारे में हो गया, पास्ट इंसिडेंट आ गया, लास्ट का यूज हो गया, पास्ट इंसिडेंट का यूज कर किया, लास्ट का यूज, इसलिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे फिर, प्लेट। आपका यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो आपका जो यूज किया जाएगा वो प्लेट का यूज किया जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ये वाला भी मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुकी थी। ये दो रूल्स हैं, रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड, ऑलरेडी आपके लास्ट क्लास में हो चुके हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ रूल नंबर थर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के रूल नंबर थर्ड। ओके, सेइंग्स कहावत, चर्चित वाक्य, फेमस वाक्य जो यूज किए जाते हैं। ठीक है। अगर उससे बोलने, मतलब वो किसी के भी हो सकते हैं, कोई भी फेमस पर्सन के हो सकते हैं। अगर किसी सेइंग के बारे में बात की जा रही है जिसे हम स्पेशली किससे एक्सप्रेस करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से। सेइंग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बताई जाती है, कहावत वगैरह। तो उस केस में हमेशा वो पर्सन जो बोलने वाला है, दैट पर्सन इज प्रेजेंट और नॉट, वो अभी लाइव है, अलाइव है और नहीं है, मर चुका है, डजंट मैटर, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। चाहे वो पर्सन मतलब हजारों साल पुराना ही क्यों ना हो, हजारों साल पुराना क्यों ना मर चुका हो, अगर हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, स्टिल वी यूज ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। क्योंकि ऐसा इसके पीछे का भी लॉजिक वही है, सेम टू सेम सारे लॉजिक के उसी लॉजिक पे चले जाएंगे जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास बोला था, रेगुलरिटी। सारे लॉजिक आपके जो चले जाएंगे वो रेगुलरिटी पे चले जाएंगे, यानी कि आज कल, आज यानी कि सेइंग्स कल भी थी, आज भी है और आने वाले भविष्य में भी होगी, क्योंकि वो जीएस का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, तो याद तो करनी ही पड़ती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जय जवान जय किसान, ठीक है, सबको पता है किसने बोला है, शास्त्री जी सेठ। ठीक है। अब हमें पता है कि लाल बहादुर शास्त्री इज नॉट प्रेजेंट, तो वी फील लाइक हमें पता है कि शास्त्री जी अभी मौजूद नहीं है, तो वी फील लाइक कि है नहीं, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी पास्ड अवे। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, सेट। क्योंकि जो चीजें भूतकाल के लोग होते हैं, जैसे अगर हम अपने दादाजी की भी बात करें, हु इज नॉट अलाइव राइट नाउ, तो हम ये यूज करते हैं, ही यूज्ड टू से या ही सेड दैट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक दैट, हम ऐसे यूज करेंगे। इवन उन्हें छोड़ो, हमारी जो कल की बात है वो भी सेट में आ जाती है।
हमने कल अगर किसी से बोला हो, अपने फ्रेंड से बोला हो, कुछ भी बोला हो, वो वही किसका पार्ट हो जाती है, सेट का पार्ट हो जाती है। क्लियर है? तो वो सारी चीजें सेट का पार्ट हो सकती हैं, परंतु ये चीज आपकी सेइंग है, कहावत है, फेमस है। कल भी जय जवान जय किसान था, आज भी जय जवान जय किसान है। हाँ, वाजपेयी जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था। ठीक है, तो शास्त्री जी के साथ यहाँ पर हमेशा किसका यूज होगा, क्योंकि ये इकलौते हैं तो हमेशा किसका यूज करेंगे, एस, सेज। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बेसिक तो पता ही है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और एस, प्लूरल के साथ वर्ब में नो, एस और एस, सिंपल। क्लियर है? ये तो पता है, इसलिए यहाँ पर जो यूज किया जाएगा शास्त्री जी, शास्त्री, सेज। क्लियर हुआ? शास्त्री, सेज, ऐसे वाई एस। समझ में आया? क्लियर हुआ ये रूल्स? ओके। लाइक इवन नेपोलियन के बारे में अगर हम बात करें, अगर मैं बोलती हूँ देयर इज नो वर्ड ऑफ इम्पॉसिबल इन माय डिक्शनरी, आप लोगों को पता है कि वो बोला है नेपोलियन। नेपोलियन तो बहुत पहले था, ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, नेपोलियन सेज कॉमा देयर इज नो वर्ड ऑफ इम्पॉसिबल इन माय डिक्शनरी। क्लियर हुआ? इवन गांधी जी का डू और डाई, ठीक, करो और मरो, गांधी जी सेज डू और डाई। इवन जिनके भी फेमस स्टेटमेंट्स आपको पता ही है जो फ्रीडम की टाइम बोले गए थे, ऑल द स्टेटमेंट अगर इंग्लिश में आते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा किसके साथ आएंगे, सेज के साथ। डोंट बी कंफ्यूज कि वो सेज हो जाएगा या विल सेड या कुछ भी हो जाएगा, वॉज में आएगा, कुछ भी नहीं, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हुआ? समझ में आया? रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। रूल नंबर थर्ड, अगर किसी फेमस पर्सन का सेइंग या कहावत के बारे में बताया जाए, किसी फेमस पर्सन की सेइंग या कहावत के बारे में बताया जाए, तो वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। क्लियर है? रूल नंबर थर्ड, ओके, वह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उपयोग किया जाएगा। नाउ रूल नंबर 4। इमोशन। रूल नंबर 4, इमोशन। ये क्या है? नाउ रूल नंबर 4, इमोशन। बेसिकली रूल नंबर 4 ही है ना? ओके। रूल नंबर 4 इज जस्ट लाइक कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, इमोशंस इज जस्ट लाइक जो सिर्फ महसूस होते हैं, जो सामने वाला देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। वो सारे इमोशंस के बारे में अगर सेंटेंस में कहीं भी प्रयोग होता है, नॉर्मल सेंटेंस में, ठीक है, कंडीशन से अप्लाई कुछ और यूज हो जाता है, पास्ट के सब, लास्ट ईयर वगैरह, प्रेजेंट के सब, तो हम अलग कंडीशंस लेके चलते हैं। अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रही हूँ, तो कंटिन्यूस वगैरह की भी अलग कंडीशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर अगर नॉर्मल सेंस में, नॉर्मल केस में अगर इमोशंस वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। अब मुझे कोई बताएगा कि इमोशंस वाले शब्द कौन से होते हैं? सॉरी, एंग्री, गुस्सा होना, जस्ट लाइक है कि अगर मैं गुस्सा हूं तो आपको पता चल जाएगा बाय माय फेशियल एक्सप्रेशन। इफ आई एम हैप्पी, आपको वो भी पता चल जाएगा। नहीं होता कई बार रिजल्ट या नॉर्मल भी होता है ना, आपका फ्रेंड्स अगर बहुत ज्यादा खुश होता है तो आपको समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है। हाँ, अगर दो लोग एक ही वर्ड, एक ही स्टेटमेंट को एक साथ जॉइंट कॉन्फ्रेंस में दिया है तो यस, ऐसो यस नहीं लगेगा। मतलब अगर एक फेमस सेइंग्स, ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर अगर किसी ने ऐसा बोला हो, फेमस सेइंग्स बोला हो जॉइंट कॉन्फ्रेंस आयोजित करके, तो हम ऐसो यस नहीं लगाएंगे, फिर वो से होगा ऐसे वाई। जैसे मोदी एंड शाह से नमो अगेन। नमो तो अगर जानते हैं ना, नॉर्मल सभी को पता है कि मोदी जी का है,
वैसे मोदी जी के लिए है, सहा तो मैंने ऐड ऑन कर दिया, मोदी एंड सहा से होगा, फिर सेज नहीं होगा। अच्छा, मेरा एंग्री नहीं होगा, क्लियर है क्यों नहीं होगा? फेशियल एक्सप्रेशन वी कैन आइडेंटिफाई, वो नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, और सैड भी नहीं होगा। उदास भी होगे तो भी आप पहचान जाते हैं ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना सामने वाले को। और कुछ सोच के बताओ, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। नहीं नहीं बेटा, इमोशंस अलग है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज जस्ट लाइक डिफरेंट थिंग। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको है, आपका घर वाला तो देख सकता है, मतलब ये जस्ट लाइक आपके पास पैसों की कमी हो रही है ना, फिजिकल, सिंपल लाइक लव। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज डिफरेंट थिंग। फिजिकली आप बता सकते हो, अगर मैंने बोला फाइनेंशियल, तुमने बोला मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैंने कहा कैसे, तुम बोलोगे कि मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए बचे हैं, अकाउंट खोल के मुझे बता दोगे आई हैव ओनली 1,000 रुपीज, आई कैन सी। फिजिकल है ना, सब देख सकते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा कि बेचारे के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, 1,000 रुपीज इज लेफ्ट ओनली। पर मैं क्या बात कर रही हूँ, इमोशंस जो हम देख नहीं सकते, जैसे मैंने बात की, इट जस्ट लाइक, आपको अच्छे से पता है इस लाइक सबसे ज्यादा धोखेबाज वर्ड एनीबडी कैन से, जो होता है कि चलो कोई आपको कहता है कि हाँ आई लाइक यू, अगर अप्रिशिएट कर रहा है, जैसे फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, कि अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सामने वाला बोलता है कि आई अप्रिशिएट यू, आई लाइक यू, पर मन में उसके क्या चल रहा है, नोबडी आइडेंटिफाई। इवन भाइयों भाइयों के बीच में, इसके बीच में, मतलब लोग मतलब सालों से पहचान नहीं पाते कि वो भाई मेरे बारे में ये सोचता था। फाइनली पता कब चलता है, जब एक का सिर फूट चुका होता है। जैसे मूवी नहीं आई थी रेस, बचपन से मेरे मन में था, जिस दिन पापा तुम्हें साइकिल दिलाते थे मैं पीछे रहता था कि मुझे तुमसे आगे बढ़ना है, तो बोलता है ना पहले ही बता देते तो मैं तुम्हें पैसे दे देता, इतना सारा ड्रामा क्यों किया। तो नहीं आइडेंटिफाई हो सकता ना, मुंह पे तो वो बोलता है अरे मैं तो, मतलब आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, और दिमाग में, और ऐसे ही होता है ना, प्रपोज करते लड़कियां, तो लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, लाइक क्राइम्स होता है ना, क्राइम सीन जो आते हैं सारे, क्राइम पेट्रोल, वो तो इसी के ऊपर है सारा। तो इमोशंस बहुत सारे हो सकते हैं, ये आप नहीं पता कर सकते कि वो पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ट्रस्ट, आपसे कोई बोलता है मुझे फुली ट्रस्ट है, तुम कुछ भी करो आई ट्रस्ट यू, पर मन में रख रहा है कहाँ है, कैमरे वगैरह लगा के रखूं, पीछे से किसी को लगा के रखूं, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं चलता डाउट वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये भी तो इमोशन है, कहाँ आइडेंटिफाई होता है कि पैसे तो बोल रहा है मेरे, मुझे तुम पे फुली ट्रस्ट है, हम भी बोल देते हैं कि हाँ मुझे फुली ट्रस्ट है, पर होता है या नहीं होता वो हम ही जानते हैं, सामने वाला नहीं पहचान सकता कभी भी कि सच में ट्रस्ट है या नहीं है। वो तो जब फाइनली होता है तो बोलता है नहीं मुझे तुम पे कभी विश्वास ही नहीं रहा। ये था, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हेट, नफरत, आई कांट से कब से कौन किसको नफरत कर रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा होती है ना, मतलब कोई टॉपर आ रहा है कंटिन्यूअसली, और कोई जो सेकंड रैंक आता है वो बड़ा नफरत करता है कि इसे कैसे भी करके पीछे करना है, तो पर दिल में ही दिल में, मतलब ऐसा हमारे ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम नहीं बोल सकते, मतलब वी डोंट हैव एनी मेजरमेंट की कोई पहचान सके, अगर पहचान लेता तो आई गेस लोग पहले ही से अलर्ट हो जाते। तो ये सारे क्राइम्स होते ही क्यों? आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे रिसेंटली जितनी भी लूटपाट होती है वो उनके नौकर द्वारा ही हो रहे हैं, जो उनके घर में काम कर रहे हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं। अभी हुआ था ना, एक दिल्ली में हुआ था, ओल्ड पर्सन एक्स को मारा गया था उनके नौकर ने, एक कोटा में हुआ था, उनका प्रीवियस नौकर था, अच्छे से जब वो आया था तो उन्हें नौकर सबके अंदर बुला लिया और उन्होंने अपने एक दोस्त को लेके काम कर दिया। अगर ये पता होता कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है या सामने वाला ऐसा सोचेगा तो पहले से लोग अलर्ट हो जाते ना, क्यों होता, वो मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, धोखे होते, ब्रेकअप नहीं होता, धोखे नहीं मिलते इसमें ओके तो क्लियर हुआ, समझ में आया इमोशंस? और कुछ वर्ड्स? जेलस हो सकती है, जेलस भी वही है इमोशंस, और दैट्स आल्सो कम इमोशंस, वी कैन आइडेंटिफाई इसको किससे जेलसी है, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं है, और
और बताओ बेटा, नोटिस, नोटिस वाला कौन सा वाला, नोटिस बोर्ड वाला नहीं, जैसे होता है ना नोटिस करना, कई बार होता है घर में आप पढ़ रहे होते हो, आपके पेरेंट्स आए, जिस समय आप मतलब कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, पर उसी समय आपने थोड़ा सा मोबाइल चेक किया कि क्या आया है, मैसेज वगैरह देख लो, आपके पेरेंट्स ऑन टाइम पर पिकअप हो गए, चलो उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, फिर आप पढ़ने लग गए, आपने भी ध्यान नहीं दिया, फिर आपने फिर से दोबारा से 1-2 घंटे बाद फिर से चेक किया और फिर से आपके पेरेंट्स अपेयर हो गए, अब उनका स्टेटमेंट क्या होगा? दिन भर से मोबाइल ही देख रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यही होगा। उन्होंने वो चीज नोटिस की, भले ही आपने उस समय से 5 मिनट के लिए उठाया हो या 5 या 2 मिनट के लिए उठाया हो, पर नोटिस उनके द्वारा वो हो चुकी है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो वो भी आपका क्या होता है, फिजिकल होता है, सामने वाला क्या है, जम्सन ले लेता है, सॉरी फिजिकल नहीं होता, इमोशंस होता है। अपियर, अपियर यानी प्रतीत होना, जैसे कोई मैथ्स स्टूडेंट्स नहीं है, उसके सामने अगर मैंने कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड दे दिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, तो उसे टफ लगेगा बहुत ज्यादा, और जो मैथ्स स्टूडेंट्स है उसे इजी लगेगा। वी कांट से कि किसको टफ लग रहा है किसको इजी लग रहा है, पर जब उसे तरीका बताया जाएगा तो वही टफ धीरे धीरे इजी में कन्वर्ट होने लगेगा। क्लियर है? तो वो क्या होता है, प्रतीत होना, पहले टफ लगा फिर बाद में इजी लगने लगा, तो वो भी आपका इमोशन वाला वर्ड है। क्लियर हुआ? केयर, सामने वाला केयर करता है नहीं करता नहीं पहचान सकते, आपके सामने प्रॉपर्टी के लिए वो दिखा रहा है कि हाँ बहुत अच्छा केयर कर रहा है, और अभी कल का न्यूज में था कि किसी ने अडॉप्ट किया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, लड़के को अडॉप्ट किया था जब वो सिर्फ 1.5 ईयर्स का था, एंड उसी ने उसे मार दिया प्रॉपर्टी के लिए। तो दुनिया, ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई तो दुनिया से मोह भंग हो जाएगा। लगेगा क्या है, रिश्तेदार वगैरह कोई है ही नहीं। रिमेम्बर, फॉरगेट, देखो बहुत सारे वर्ड है, अगर आप ऐसे वर्ड्स निकालने बैठोगी तो आई गेस पूरा बोर्ड भर जाएगा, पर मैन है कि आपको समझ में आना चाहिए ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, इमोशंस कैसे होते हैं। रिमेम्बर जस्ट लाइक कि आपको पता है कि ये भी इमोशन वाला वर्ड है, इमोशंस वाला वर्ड इज जस्ट लाइक कि मैंने कोई चाबी रख दी, ठीक है, अब मैं उस चाबी को कब भूल गई कि मैंने कहाँ रखी है, नोबडी कैन से। अच्छा, इमोशंस वाले वर्डों की एक और विशेषता होती है, क्योंकि ये किसी को दिखाई नहीं देते इसलिए कोई इसका टाइमिंग नहीं बता सकता। जैसे मैं अगर किसी को लाइक करती हूँ, मैं जैसे वो मेरे सामने रहा तो आई एम लाइकिंग, ठीक है मैं कर रही हूँ, पर मैं जब जॉब पे चली गई तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब मुझसे कब तक कोई मुझसे पूछे या तुमसे भी पूछे कि तुमने उस बंदे को कब से कब तक लाइक किया, तो आप बता सकते हो कि नहीं मैंने उसे 4 मार्च 2016 से लेके 5 जनवरी 2018 तक लाइक किया, ऐसा कोई बता सकता है? एनीबॉडी कैन से? नो वन ना। कब वो फीलिंग्स खत्म हो जाती है, वो सामने आई है, कब आई है, कितने मिनट्स के लिए आई है, कितने मिनट्स के लिए नहीं आई, मिस। जैसे अगर मैं अभी आप लोगों की किसी की, अगर मैंने दादाजी की बात की होगी तो किसी ना किसी के दिमाग में अपने दादाजी की याद आई होगी, बात आई होगी कि हाँ ऐसा कहा था। अब मैं अगर आपसे वो पूछूं कि वो आपने कितनी देर के लिए याद किया, दादाजी को आपने अभी जस्ट याद किया होगा, मिस किया होगा, तो कितनी देर, गर्लफ्रेंड की भी याद आई होगी तो कितनी देर के लिए किया होगा, कोई कह सकता है? मिस होता है ना याद करना। तो ये सारी चीजें क्योंकि दूसरों को दिखाई नहीं देती, और सारी चीजें तो हमें दूसरों को दिखाई देती है ना, और सारी चीजें अगर आपकी हैं तो दूसरे देख सकते हैं, तो वो बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि मैंने कब से कब तक पढ़ाया, आप बता सकते, मैं क्लास में स्टार्ट किया, आप टाइमिंग देख सकते हो, इतने बजे मैंने क्लास स्टार्ट की, और जब मैं क्लास ऑफ करूंगी आप टाइमिंग देख के बता सकते हो। आप एग्जैक्ट मुझे बता सकते हो कि आपने इतने घंटे इतने मिनट पढ़ाया, क्योंकि मैं आपके सामने फिजिकल हूँ, जो इसको दिखाई दे रहा है वो उसको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि इसको अलग दिखाई दे रहा है उसको अलग दिखाई दे रहा है, तो सब बता सकते हैं। पर इमोशंस के बारे में किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ हमारे मन में चल रहा है, इसलिए वो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। इसलिए वो सारी चीजें किसमें आ जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर हुआ? ऐसे रिमेंबर है, रिमेंबर आपको बता सकता है, अगर मतलब कोई आपसे पूछे कि वो चाबी आपको कब तक याद थी,
आपने चाबी रखी, अगर कोई चाबी आपको देता है, आपने रख दी, तो आपसे पूछे कि कब तक आपने उसे याद करके रखा और किस सेकंड भूल गए, कितने बजे भूल गए। मतलब मुझे चाबी दी थी तुमने 4 बजे, मैं 5 बजे भूल गया, 5:10 पे भूल गया और तब से याद नहीं आ रही है। नहीं बता सकता ना कोई, किस सेकंड पता ही नहीं चलता हमें, कब भूल गए, कब दिमाग से निकल गया, ऐसी फॉरगेट। क्लियर हुआ? तो देयर एन नंबर ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इमोशंस में आते हैं और इनके साथ हमेशा, नॉर्मल अगर सेंटेंस है तो इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ? हमेशा हम इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। आई एम अगेन गिविंग द एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, okay, this question that's very easy. First option appeared, second option is appearing, third was appearing, and fourth one appears. Fourth appears. क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन appears. समझ में आया? ओके, ये क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? रूल नंबर 4 में कोई डाउट है? सिंपल, देखो शब्दों को आपको पहचानना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको शब्दों को समझना होगा कि सब किसके बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इमोशंस वाले हैं या फिजिकल वाले हैं। इमोशंस वाले हैं तो आपको सिर्फ आंख बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करना है। सिंगुलर होगा तो एसओएस लग जाएगा, प्लूरल फॉर्म होगा तो एसओएस नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? सिंपल है। ओके, तो ये रूल नंबर 4 थोड़ा सा सोचने वाला है, पर बस इमोशंस वाले शब्दों को आपने पहचान लिया, आपको समझ में आ गया इमोशंस किसे कहते हैं। सामने वाला नहीं देख सकता, जज नहीं कर सकता, उन शब्दों को आपने पहचान लिया। मीन, बिलीव, होप, आशा, किसी को किससे होती है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड भी इमोशन में ही आ जाएगा। बिलीव, ट्रस्ट तो मैंने बता ही दिया था, होप, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट करना ना किसी से, हर किसी के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो सबकी अलग अलग थी, किसी घर में भी हमारे पेरेंट्स होते हैं तो सबकी अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, पेरेंट्स की हमसे अलग होती है। हम सोचते हैं हम बने इंजीनियर, पेरेंट्स नहीं हम कुछ करें आर्ट में या स्पोर्ट्स में, वो चाहते नहीं बच्चा बने इंजीनियर या डॉक्टर। मेरी हमारे भारतीय पेरेंट्स की तो यही एक्सपेक्टेशंस होती है। उनका सबसे बड़ा अच्छा विचार होता है कि एनी हाउ, भैया चार्जर, एनी हाउ गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हम गंगा नहा ले, भले ही गवर्नमेंट जॉब में उसकी कोई भी हालत हो, कुछ भी हो, पर उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए कैसे भी। क्या करता है, तुझे जो करना है काम, वो वही बोलते हैं, चित्कारी पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, जो करना है करना, बस एक बार गवर्नमेंट जॉब लगा ले। चेंज नहीं है अभी भी कंडीशन, वही सेम कंडीशन है अभी भी जो पहले से थी कि वह जॉब लग जाए, ठीक है।
एक्चुअली में क्या होता है कि सिर्फ फैक्ट ह्यूमन टेंडेंसी है, जिसका जहाँ इंटरेस्ट होता है ना, अगर उसमें काम करने दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आप किसी से पैसा है जो कि काम नहीं करवा सकते, पर उन्होंने भी ये माहौल देखा है, तो दे ऑल्सो थिंक लाइक साइकोलॉजिकल लेवल इज डिफरेंट। ओके, रूल नंबर 5, अगर कोई सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होता हो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाओ। अगर कोई सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होता हो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हो, तो उस केस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होना, एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादिक चिन्ह होना कंपलसरी है। ठीक है, तो उस केस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे हियर, here he goes, here she come। बीप नहीं बेटा, रोना तो समझ में आता है ना, अगर आप रोगे तो कोई भी पहचान लेगा ना, रो रहा है तो आंसू आ जाते हैं। बीप इमोशन में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सा है ये रूल्स। रूल नंबर 5 में कोई एक्सपर्ट वो नहीं, देयर इज नो एनी माइंड, मतलब वी डोंट नीड टू पुट एनी माइंड, सिंपल सा रूल्स है। हियर और देयर से हो रहा है स्टार्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। नॉर्मल एक और सेंटेंस होता है ना, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन माय कप या इन माय ग्लास, तो उसमें फुल स्टॉप यूज होता है। अगर आप एक हाँ कंप्लीट सेंटेंस होता है, फुल स्टॉप यूज होता है, देयर इज नो वाटर, इसलिए हमने उसमें क्या यूज किया, इज का प्रयोग किया। देयर इज नो वाटर इन माय ग्लास, फुल स्टॉप। क्लियर है? पर ये एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है, हियर देयर प्लस एक्सक्लेमेटरी, ये दोनों कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, तभी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो पाएगा। क्लियर है? ठीक है, नाउ रूल नंबर 6, कंडीशनल सेंटेंस। रूल नंबर 6, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? कंडीशंस, कंडीशन यानी कि सिंपल सी भाषा में शर्त। जब कोई ना कोई शर्त, कोई ना कोई कंडीशंस बताई जाती है, उसे कंडीशनल सेंटेंस के अंदर लिखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग रूल्स क्या है? ये रूल्स ये है कि अगर कोई भी किसी भी काम को करने के लिए कोई शर्त दी जाए, कोई कंडीशंस बताई जाए, तो पहला वाला सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अपने मतलब घरों में होता है ना, हमारे घरों में तो ज्यादातर होता है, बच्चा उद्यम करता है तो क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा अगर तुम उद्यम नहीं करोगे, यही होता है ना। नॉर्मल घरों में तो ऐसे ही यूज किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो वो कंडीशन हो गई। अगर तुम मतलब मैं अगर तुम शांत बैठोगे, कंडीशंस क्या है, अगर तुम शांत बैठोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा इन फ्यूचर। तो चॉकलेट देने वाली बात किस में चली गई? फ्यूचर में, भविष्य में चली गई, और शांत बैठने वाली बात प्रेजेंट में चली गई। तो वो शांत वाली बात किसके साथ आ जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। और चॉकलेट वाली बात किसके साथ आ जाएगी? फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। ठीक है, जैसे आप लोगों के साथ ये वाला तो है ही, अगर फर्स्ट डिवीजन आओगे तो साइकिल मिलेगी, घड़ी मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, अगर ऐसा करोगे तो मैं ये मिलेगा। बचपन में हमें इस बात पे सबसे ज्यादा ब्लैकमेल किया गया है, हर चीज करवाई गई है ऐसे लालच देके। तो ये कंडीशन ही है। नॉर्मल घरों में ये तो है ही कि अगर तुम फर्स्ट डिवीजन लाओगे या ये करोगे, ऐसा करके बहुत सारी चीजें हुई हैं। पेरेंट्स ने तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ करवाई हैं ये कह के। तो क्लियर हुआ? समझ में आया? तो पहला वाला सेंटेंस जो होगा वो किसके साथ आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। और जो फ्यूचर में होने वाला होगा, जैसे फर्स्ट डिवीजन आओगे, अगर तुम फर्स्ट डिवीजन लाते हो तो तुम्हें साइकिल या मोटरसाइकिल मिलेगी। तो फर्स्ट डिवीजन वाली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में,
और मोटरसाइकिल या साइकिल वाली बात फ्यूचर इंडेफिनिट में। क्लियर हुआ, समझ में आया? और इसके लिए कौन से किसका उपयोग किया जाता है? स्पेशल इफ का, क्योंकि इफ यदि से जुड़ा होता है। यदि तुम फर्स्ट डिवीजन लाओगे, अगर तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें ऐसा बोलते ना, पास हो जाओगे तो कुछ ना कुछ तो मिलता है। 10th 12th में बहुत ज्यादा था, एमपी बोर्ड में तो ज्यादा ही रहता था। अब तो एजुकेशन सिस्टम बहुत डाउन हो गया, स्टार्टिंग में फिर भी अच्छा था। 10th भी बोर्ड नहीं है ना अपने यहाँ? अच्छा, सीबीएसई में नहीं है, सीबीएसई में हटा दिया। क्लियर हुआ, समझ में आया? ये रूल समझ में आया? ठीक है, रूल यही है कि अगर कोई शर्त या कोई कंडीशन बताई जाए तो जो अभी के समय की कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो इफ के साथ होगी, और जो बाद की वाली जो पूरी होने वाली कंडीशन है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? इफ से। इफ यू गेट फर्स्ट डिवीजन इन वोट, फर्स्ट डिवीजन इन वोट, आई शैल गिव यू अ वाइफ। क्लियर हुआ? तो ये वाला सेंटेंस किसके साथ एसोसिएट है? आपके इफ के साथ। दैट्स द एसोसिएट विथ इफ, ये इफ के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा किस में आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ पर देखा कि सेल का यूज किया जा रहा है, अगर मैं इसी को एरर फाइंडिंग में जोड़ दूं, एरर फाइंडिंग जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5, नन ऑफ दीज या कुछ भी, उनमें से आपको एक सही लगाना होता है कि कौन सा सही है। तो इससे आप बिल्कुल कि यहाँ पर फ्यूचर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम फ्यूचर का यूज करें, क्योंकि नॉर्मल हम एरर फाइंडिंग ऐसी सॉल्व करते हैं, ये पास तो वो भी पास, ये फ्यूचर वो भी फ्यूचर, ये प्रेजेंट तो वो भी प्रेजेंट। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ एरर फाइंडिंग का। while chocolate, ठीक है, एरर फाइंडिंग जस्ट लाइक ए ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस एंड लास्ट नन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन पेपर। इसी टाइप का आता है ए बी सी डी। अब आपको पता है कौन सा ऑप्शन सही है, तो सॉरी कौन सा ऑप्शन गलत है? ए। हमें नॉर्मल लगता है ना कि हाँ सेल है तो यहाँ पे भी आपका फ्यूचर आना चाहिए, यही सोचते हैं ना हम। दोनों सेंटेंस फ्यूचर फ्यूचर होने चाहिए, प्रेजेंट प्रेजेंट होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, इसी प्रकार का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो वहां पे भी प्रेजेंट का यूज होगा, सॉरी फ्यूचर है तो फ्यूचर का यूज होगा, पर ऐसा नहीं है। रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा इसमें जो ऑप्शन गलत है वो कौन सा ऑप्शन गलत है? ए ऑप्शन। क्लियर है? तो एरर फाइंडिंग भी बहुत आसान है, एरर फाइंडिंग बहुत टफ नहीं है, बस हमें ध्यान देना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स, ग्रामर के रूल्स के अनुसार होनी चाहिए, नहीं तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ये वाला रूल समझ में आया? रूल नंबर 6, कंडीशनल सेंटेंस, और जो किसके साथ यूज किया जाए? इफ के साथ। कंडीशनल सेंटेंस है और जो नॉर्मली इफ वगैरह के साथ ही व्यक्त किया जाएगा। तो रूल नंबर 6, अगर कोई सेंटेंस कंडीशनल हो जिसे इफ के साथ बताया जाए, अगर कोई सेंटेंस कंडीशनल हो जिसे इफ के साथ बताया जाए, इफ के साथ बताया जाए, तो पहले वाले वाक्य में जो इफ के साथ जुड़ा होता है, तो पहले वाले वाक्य में जो इफ के साथ जुड़ा होता है, द फर्स्ट सेंटेंस व्हिच एसोसिएट विथ इफ
will always come in present indefinite tense. वह वाक्य हमेशा present indefinite tense में आएगा, ठीक है। और उसके बाद का वाक्य हमेशा future indefinite tense में आएगा. And later on sentence will always come in future indefinite tense. That's the rules of tense. ठीक है, ये रूल समझ में आए रूल नंबर 6 तक। अभी रूल्स और बचे हुए हैं, मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, क्योंकि मुझे दूसरी क्लास स्टार्ट करनी है, जीएस की स्टार्ट करनी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? रूल नंबर जो हमने पढ़े थे, 2 रूल्स तो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, आज 3, 4, 5, 6। रूल नंबर 3 था आपका सेइंग वाला। अगर किसी फेमस पर्सन की कोई भी कहावत लिखी जाती है तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो फेमस पर्सन अभी जिंदा है या नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला जो रूल्स था वो आपका इमोशंस वाला था। इमोशंस वाला जस्ट लाइक कि अगर इमोशंस वाले शब्द जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते, अगर ऐसे इमोशन शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में किया जाए तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 5 था, हमने जो रूल नंबर 5 किया था कि अगर कोई सेंटेंस हियर और देयर से शुरू होता हो और पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, हियर और देयर से और पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। लास्ट रूल्स, अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है जो इफ के साथ शुरू हो रहा है और इसके साथ हमें उसके साथ जो पहला वाला सेंटेंस होगा एसोसिएट होगा उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रयोग किया जाएगा, जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जो पहला एसोसिएट होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ में आया एग्जाम्पल के साथ? देखो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। क्योंकि बात यही है कि सबसे पहली चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या रूल्स है। हाँ, सारे नेगेटिव में बन सकते हैं, रूल्स वुड बी सेम, नेगेटिव में भी बन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो, कंडीशंस तो वही रहेगी ना, इफ तो वही रहेगा। अगर यहाँ पर आता है अपोजिट हो जाएगा इफ यू, क्योंकि यहाँ पर अगर निगेटिव यूज करते तो मैंने बताया डू और डज का प्रयोग होता है। यू क्या है आपका प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा डू नो। इफ यू डू नॉट गेट फर्स्ट डिविजन इन वोट आई शैल थ्रो आउट फ्रॉम द हाउस, मैं तुम्हें घर से बाहर क्लियर हुआ? तो वो सेम है। मैं निगेटिव पॉजिटिव का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी रूल्स बताए उससे निगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कि वो एग्जैक्टली किसके बारे में क्या है। अगर इमोशंस हैं, जैसे होता है ना आई डोंट लाइक यू, तो किसका यूज किया जाता है? डोंट का यूज किया जाता है। आई डोंट लव यू, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट हेट यू, ठीक है। अगर ही है तो ही डज नॉट लाइक मी, ही डज नॉट केयर मी, यही तो होता है। ही डज नॉट लव मी, शी डज नॉट लव मी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कि वो वर्ड है वो किसका है, इमोशंस वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपका कंडीशंस वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेइंग है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हियर और देयर है, जैसे हियर देयर के साथ भी नेगेटिव आ जाता है, हियर सी डजंट कम, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, तो भी हम वो यूज करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये रूल समझ में आए? कोई डाउट तो नहीं है इसके अलावा? क्लियर हुआ सभी को?